चलो कल का जो पढ़ा था वो सब कुछ रिवीजन किया? पूछें एक बार, बताओ भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? गवर्नर जनरल को वीटो अधिकार कब मिला? 1786। पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र का शब्द का इस्तेमाल किस वर्ष हुआ? 84। किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन लागू किया गया? और वो द्वैध शासन क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, आगे चल के अभी जब पढ़ोगे तो और भी द्वैध शासन आएंगे, इसलिए बोल रहे हैं कंफ्यूज मत होना। ठीक है, किस वर्ष ये प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के सदस्यों को वेतन मिलेगा भारत के पैसों से? 13 में। गुड, सब पढ़ लियो जी। आज शुरुआत में भी छोटा सा है ना, थोड़ा सा है, इसलिए अच्छा लगा। तुरंत जितना पढ़ा है, मेरा टारगेट यही होता है क्लास में याद हो जाए, वो तो हो ही जाएगा, पर रूम पे देखोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, चलो 1813 कल खत्म किए थे ना। भारत में कंपनी का एकाधिकार किस वर्ष समाप्त हुआ? 1813। चीन के लिए एकाधिकार किस वर्ष? 13 में। कितने वर्ष के लिए? 20 साल के लिए। चार्टर अधिनियम कितने साल पे आता था? 20 साल पे आता था। अंतिम चार्टर अधिनियम कब आया? अभी नहीं पढ़ा है, पढ़ाएंगे 53 में, कल बताए थे ना। 93, 13, 33, 53 आखिरी हो जाएगा। ठीक है, चलो कब यह परमिशन मिला कि ईसाई मिशनरी भी भारत आके धर्म प्रचार कर सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में पहला प्रयास क्या किया गया था? 1 लाख रुपए। गुड, चलो बढ़ जाए आगे। बस इतना ही चीज था, कल यही पढ़ने में दिन भर लग गया जी। चलो अब आते हैं 1833। 1833 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1833 के बाद आगे बढ़ोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा फिर 1909, 1919 और 1935। ये तीनों से बहुत सवाल आता है। और इधर एक सवाल आता है 1833 से। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सब है, जितना देख रहे हो। 33 भी इंपॉर्टेंट है, 53 भी इंपॉर्टेंट है, 58 भी इंपॉर्टेंट है, पर ये जो 3-4 बोले इससे सवाल ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो 33 वाले को हम लोग अच्छे समझते हैं। पहला चीज तो यही हम लोग देख लिए कि 1813 में जो एकाधिकार भारत में समाप्त हुआ था, वहीं पर एक एकाधिकार मिल गया था चीन के लिए। तो पूर्ण रूप से एकाधिकार कब समाप्त हो गया? 1833 में। 20 साल के लिए एकाधिकार मिला था और 20 साल के बाद 33 में पूरी तरह से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। तो यहां से 2-3 सवाल एकदम क्लियर हो गया। कभी भी पूछे तुमसे कि भारत में एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 13 में। किस चीज का एकाधिकार रह गया? चाय का। चाइना में एकाधिकार कब मिला 20 साल के लिए? 13 में। कब समाप्त हुआ? 33 में। और अगर पूछा जाए कि पूर्ण रूप से एकाधिकार कब समाप्त हो गया? 33। चाय वगैरह सब चीज पे एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त। तो 33 में बहुत सारे प्रावधान किए गए। पहला चीज जो अभी तक हम लोग शुरुआत किए थे बंगाल के गवर्नर से। क्या किए थे? बंगाल के गवर्नर। और बंगाल का गवर्नर बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। कब बन गया था? 73 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर क्या बन गया? बंगाल का गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब आके 33 में इस बंगाल के गवर्नर, क्योंकि काफी सारे क्षेत्र जो हैं वो अंग्रेजों के कब्जे में आ चुके हैं, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को अब बना दिया जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। कहां का गवर्नर जनरल? भारत। अभी तक जिसको हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल कह रहे थे, अब क्या कहेंगे? भारत का गवर्नर जनरल। तो तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद का निर्माण किस वर्ष हुआ? किस वर्ष? 73 में। 1833 कैसे हुआ जी? क्वेश्चन पे ध्यान दो। 1773 बंगाल के गवर्नर जनरल पद का निर्माण कब हुआ? 1773। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बन गया? 33। कब बन गया? 33। ठीक है, तो याद रखोगे बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया भारत का गवर्नर जनरल। और इस वक्त जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? क्या नाम था? विलियम बेंटिक। क्या नाम था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। क्या नाम था? विलियम बेंटिक। तो दोनों जगह याद रखो, जहां जहां ट्रांजिशन है, 3-4 ट्रांजिशन है जो धीरे पढ़ते पढ़ते देख लोगे। एक ट्रांजिशन यहां आया, एक 73 में आया था, और एक आएगा जब सत्ता पूरी तरह से छीन जाएगा, वो होगा 58। कब होगा? 58। तो 3 ट्रांजिशन अभी याद रखा। सबसे पहला ट्रांजिशन जब पहला बिल आया, कब आया? 73 में। दूसरा 33 में, तीसरा 58 में। तीनों ट्रांजिशन याद रखना।
गवर्नर, बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर जनरल पद का निर्माण कब हुआ? 33 में। कौन बना प्रथम गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक। ठीक है, अब गवर्नर जनरल का जो कार्य परिषद है उसमें तुम देखा शुरुआत में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य, फिर उसको घटाकर 3 किया जाएगा, फिर उसको बढ़ाकर 4 किया जाएगा। उस पर अभी हमको फोकस नहीं करना है, ऐसा नहीं कि उस पर हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अभी वर्तमान में कई बार घटाएंगे बढ़ाएंगे वो सब सवाल नहीं पूछता है, जहां जहां पढ़ाएं वहीं सिर्फ पूछेगा। नोट्स में सब चीज लिखा हुआ होगा, अपने से जब पढ़ोगे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी तुम्हारे दिमाग में टैकल करेगा। लेकिन हमको पहला हिट क्या करना है, जहां से ज्यादा सवाल बनते हैं। तो शुरुआत में बताए थे परिषद में कितने सदस्य थे? 4। ठीक है, फिर 3 होगा, 84 में 3 कर दिया, फिर बढ़ेगा, वो सब अभी डिस्कस नहीं करना है। सवाल यहाँ पर ये है कि 33 आते आते भारत में जो परिषद है इसको काफी सारे अधिकार मिलने लगे हैं। इसलिए तुम देखोगे कि भारतीय परिषद के द्वारा, मतलब भारत में जो गवर्नर जनरल का परिषद है इसके द्वारा जो भी फैसले लिए जाएंगे अब उसको एक एक्ट का दर्जा दिया जाने लगा। किसका दर्जा? एक्ट का। तो गवर्नर जनरल के परिषद के द्वारा कानूनों को जो बनाया गया उसको किसका दर्जा मिला? एक्ट। अब यहाँ एक समझने वाला पॉइंट है, रटने वाला नहीं। रट तो लोग ही है, इसके बाद ये याद रखें, इससे पहले जो कर रहा था उसको क्या कहते थे? देखो, हम अगर कुछ अभी बोल दें तुमको, कुछ कानून बना दें, क्या ये एक अधिनियम होगा? क्या अधिनियम होता है? सरकारी कानून। क्या होता है? जिसको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं वो एक कानून बनाएगा जो समस्त देश में लागू होगा, उसको कहेंगे हम अधिनियम या एक्ट। क्या कहेंगे? अधिनियम या एक्ट। अभी हम कैसे बनाते हैं कोई भी एक्ट? सबसे पहले बिल लाया जाता है। क्या लाया जाता है? बिल। उस बिल को पारित करवाते हैं लोकसभा, राज्यसभा, फिर उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं, तब जाके वो क्या बनता है? वो बनता है अधिनियम। क्या बनता है? अधिनियम। अगर अभी राष्ट्रपति अगर बोलना चाहे हम इस तरह का एक नियम बना रहे हैं, या राष्ट्रपति छोड़ दो, बहुत बड़े पद हो गए, उनके द्वारा बनाए गए नियम को हम लोग अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश। पर तुम्हारे ही शहर में डीएम को देख, तो जितना भी स्कूल वगैरह है उसका टाइम वगैरह चेंज करने का किसके पास दायित्व रहता है? वहां का डीएम। अगर यहाँ गर्मी ज्यादा करने लगा तो यहाँ का डीएम बोलेगा 7 बजे स्कूल करेंगे, हो सकता है बगल वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे तुम्हारा स्कूल का टाइम चेंज नहीं होगा। तो ये कौन कर दिया? डीएम। तो क्या इसको अधिनियम कहेंगे? नहीं, ये सामान्य कानून हुआ। क्या हुआ? सामान्य कानून या नियम। इसको अधिनियम नहीं कहा जाएगा। जब सरकारी कानून होगा वो भी एक तरीके से, तभी जाकर उसको अधिनियम की संज्ञा दी जाती है। समझ में आया? अभी तक जितने अधिनियम बन रहे थे वो कहां बना था? ब्रिटिश के संसद में। कहां बना था? ब्रिटिश संसद में। लेकिन अब से जो गवर्नर जनरल का परिषद है उसके द्वारा भी जो नियम कानून बनाए जाएंगे उसको भी किसका संज्ञा दिया जाने लगा? अधिनियम। तो सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा कि किस वर्ष से ब्रिटिश गवर्नर जनरल के परिषद के द्वारा बनाए गए कानूनों को अधिनियम की संज्ञा दी गई? किस वर्ष दी गई? 1833 में। 1837 में और भी बहुत कुछ किए गए। सबसे पहली बात, 2-3 जो मुख्य बातें हैं जो सवाल आए, ये दोनों, इससे एक सवाल आएगा, इससे एक सवाल आएगा जो एकदम मस्ट है। सबसे पहले 2-3 फैक्ट है जिसको याद रख लो। पहला चीज तो देख लिया, गवर्नर जनरल जो था वो बंगाल के गवर्नर जनरल से किसका गवर्नर जनरल बन गया? भारत का। दूसरा, ये 2-3 चीज का सिफारिश करेगा। 1833 का जो अधिनियम है 2-3 चीज का सिफारिश करेगा। पहले बोलेगा दास प्रथा का अंत होना चाहिए। किसका अंत होना चाहिए? दास प्रथा। जब भारत पर मुस्लिम शासन सत्ता में थे, जब मुस्लिम लोग शासन सत्ता में थे, तभी जो गुलाम है, जो दास है, इसकी संख्या क्या हो गई थी? काफी बढ़ गई थी। इससे इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले दास प्रथा नहीं था। भारत में दास प्रथा बहुत पहले से, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज में या मुस्लिम देशों में दास प्रथा का लेवल कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कुछ और था। ठीक है, तो याद रखोगे दास प्रथा भारत में बहुत प्रचलित था। इससे जस्ट पहले कौन शासन कर रहा था? मुगल लोग। ठीक है, उस समय भी दास प्रथा प्रचलित था। तो भारत में दास प्रथा अंत करने का सिफारिश ब्रिटिश संसद से पहली बार आया। कब आया? 1833 में। ठीक है, और इसके तहत यही सिफारिश पर लेकर भारत में जो गवर्नर जनरल का परिषद है ये काम करना शुरू करेगा और धीरे धीरे काम करेगा। फाइनली एक बिल लाया जाएगा। अभी आया है 33 में, सिफारिश कब आया है? 33 में। से हम आज तुमको बोल दिए, कल बोले थे ना जी सब सेट खरीदना, खरीदा नहीं खरीदा? मतलब मेरे तरफ से तो तुमको सलाह मिल गया कि खरीदना चाहिए, तुमको बनाना चाहिए, पर खरीदा नहीं। अब इंतजार कर रहा है, आज खरीदेंगे, कल खरीदेंगे, परसों खरीदेंगे। फाइनली एक दिन तुम खरीद लोगे। ठीक है, एक दिन वो समय आएगा जब तुम खरीद लोगे, तभी तो वो खरीदाएगा। समझ में आया? तो सलाह दिया गया 33 में। कब दिया गया? 33 में। लेकिन जब तक भारतीय परिषद जो है, यानी भारत का गवर्नर जनरल का परिषद है, ये एक कानून बनाकर इसको खत्म नहीं कर देता है, तब तक तो खत्म नहीं होगा।
तो ये खत्म कब करेगा? 10 साल बाद। कब खत्म करेगा? 10 साल बाद। तो फाइनली 1843 में, कब? 1843 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसको दास्ता अधिनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दास्ता अंत अधिनियम, या दास्ता अधिनियम भी बोलोगे तो वही होगा, ठीक है। दास्ता अंत अधिनियम या दास्ता उन्मूलन अधिनियम, क्या कहा जाता है? दास्ता उन्मूलन अधिनियम 1843 में लाया जाता है, और फाइनली भारत में दास प्रथा का क्या होता है? अंत हो जाता है। दास प्रथा का क्या होता है? अंत हो जाता है। और ये अंत करने वाला जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, उसका नाम है एलन ब्रो। क्या नाम है? एलन ब्रो, ठीक है, एलन ब्रो, ठीक है। बोले थे कि दास यानी गुलाम हुआ, जब हम किसी को गुलाम मानेंगे तो उसको समान दर्जा नहीं दे पाएंगे। तो एलन ब्रो बोला सभी लोग क्या है? मेरे ब्रो हैं। ब्रो मतलब भाई, तो सबको भाई भाई बना लिया। दास वास कुछ नहीं, सब हैं, चाहे मेरे घर का नौकर हो या कोई भी हो, सब क्या है? मेरे भाई हैं। तो दास प्रथा खत्म किसने किया? एलन ब्रो ने। यहां से याद रह जाएगा कि अब हम किसी को गुलाम नहीं मानेंगे, सबको क्या मानेंगे? भाई मानेंगे। ऐसा ये बोला नहीं, ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा ये बोला है, ठीक है, तो याद रखने के लिए। तो एलन ब्रो कौन है? गवर्नर जनरल। क्या किया है? क्या किया है? दास प्रथा का। उसके बाद यही बोलेगा सब भाई मिलकर छुट्टी मनाएंगे। सब भाई मिलकर क्या करेंगे? छुट्टी मनाएंगे। तो रविवार की छुट्टी किसने शुरू किया? इसी ने किया। तो गवर्नर जनरल का जब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ाएंगे, तुम लोग को भी पढ़ाएंगे सारे गवर्नर जनरल का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ऐसे जो फाउंडेशन कोर्स में रहोगे उसको तो पूरा डिटेल से पढ़ना है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे सबको, ठीक है। ध्यान रखोगे। दास प्रथा का अंत किसने किया? एलन ब्रो ने। संडे की छुट्टी की शुरुआत किसने की? एलन ब्रो। किस वर्ष? 1843। याद रहेगा। 2 सवाल फिर से रिपीट कर देते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। दास प्रथा के अंत का अनुशंसा किस वर्ष हुआ? अब देखो यही बच्चा गलती करेगा, ठीक है। इसका आंसर होगा 33। क्या हो जाएगा? 33। किस वर्ष के अधिनियम में दास प्रथा के अंत की अनुशंसा की गई? 33। किस वर्ष के दास्ता उन्मूलन अधिनियम से दास प्रथा का अंत हुआ? 43। लेकिन नॉर्मल बच्चा सब में क्या मारता है? 43, ठीक है। तो याद रखोगे दास प्रथा अंत हुआ 43 में। चर्चा किसमें की गई थी पहली बार? 33 में। किसने अंत किया? एलन ब्रो ने, ठीक है। किस वर्ष किया? 43 में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बढ़ जाए आगे। इस साल 33 में अब ये भी एक बात कहा गया कि हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ के कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। क्या करना है? कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। और एक नया डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि विधि डिपार्टमेंट होगा, कानून नहीं डिपार्टमेंट होगा। जैसे मान लो हम ही मैनेजमेंट भी देख रहे हैं, हम ही कानून का पालन हो रहा है ये भी देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हम ही तुम्हारा न्यायिक व्यवस्था भी देख रहे हैं, तो बड़ा हौच पौच होता है। इसीलिए पहली बार भारत में न्यायिक व्यवस्था को अलग करने के लिए एक विधि आयोग के निर्माण की चर्चा की गई। किसका चर्चा? विधि आयोग। टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना, ठीक है। पहली बार विधि आयोग के निर्माण की चर्चा की बात की गई। किस वर्ष की गई? 1833। इसीलिए बोले 33 से बहुत सवाल आता है, ये जितना लाइन देख रहे हो सबसे सवाल आता है, ठीक है। तो किस वर्ष भारत में एक विधि आयोग के निर्माण की चर्चा की गई? किस वर्ष की गई? 1833 के चार्टर अधिनियम में। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का पहला विधि आयोग का निर्माण हुआ कब? 1 साल बाद। कब हुआ? 34 में। कब हुआ? 1834। कब हुआ? 1834। और पहली बार जब विधि आयोग का निर्माण हुआ, इसमें इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? कौन नियुक्त हुए? मैकाले, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। मैकाले साहब जो है काफी पढ़े लिखे इंसान है और कानून का इनको काफी ज्ञान है, ठीक है। इनके बाद देखोगे अभी ये जो मैकाले साहब हैं ये किताब लिखते हैं जिनको हम लोग कानून संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? कानून संहिता। आईपीसी सुने हो ना? अब तो आईपीसी नहीं है, ठीक है। अब आईपीसी नहीं है। अब पुलिस में तुम लोग अगर जो भी जाना चाहोगे आगे चल के तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी अलग ही लेवल पे चल रहा है। अभी बुढ़वा सब डीजीपी सब कभी कभी बुलाता है सबको, ठीक है। एसपी सब तो कम टॉर्चर करता है, लेकिन बुढ़वा सब वो करता है। पूछेगा बताओ बीएनएस में ये कौन सा एक्ट है? अब तुमको रटवाएगा कोई नहीं, ट्रेनिंग भी जो देगा, ट्रेनिंग में दरोगा के साथ ज्यादा ही अत्याचार होता है। ट्रेनिंग में इतना ज्यादा मतलब सिर्फ पढ़ा के छोड़ देगा, अपना थोड़ी तुमको समझा के वो बताना है, बस ऐसे ही चलते रहता है। क्लास चलेगा, तुम भी वैसे ही पढ़ोगे, पढ़ाएगा भी वैसे ही, दोनों को टाइम पास करना है, ठीक है। तो सीरियसली ना तो पढ़ने वाला पढ़ रहा है ना पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है। अब होता गया जब यहाँ पे आओगे अभी बदल गया है। पहले तो ठीक ठाक चल रहा था सब चीज, अब क्या हो गया है? आईपीसी बदल के हो गया है बीएनएस। क्या हो गया है? बीएनएस। तो सब करंट अफेयर्स में पढ़ाएंगे, आज ही के टॉपिक में तुम्हारा आ जाएगा आईपीसी बीएनएस, ठीक है। तो पहले आईपीसी होता था इंडियन पेनल कोड। क्या होता था? इंडियन पेनल कोड। अब क्या हो गया? बीएनएस।
भारतीय न्याय संहिता। उसमें हुआ क्या है कि पॉइंट वाइज सब चीज लिखा गया है, 10 नंबर में ये, 12 नंबर में ये, 13 नंबर में ये, उसी को कहते हैं धारा। क्या कहते हैं? धारा। तो किस धारा के तहत इसको हत्या का आरोपी मानोगे, किस धारा के तहत फलाना मानोगे, किस धारा के तहत इसको मारपीट के जुर्म में, पहले 420 बड़ा फेमस था, सुने ना 420, धोखाधड़ी के लिए बोलता था 420 करेगा जी, ठीक है, तो 420 फेमस था। ये क्या है? ये आईपीसी का धारा था। क्या था? आईपीसी का धारा। अब ये आईपीसी का धारा सेम टू सेम बीएनएस में नहीं है, वो इधर उधर भी हुआ है, ठीक है। ये जो आईपीसी शब्द है, लाइट नहीं है वो, ये जो आईपीसी शब्द है, ठीक है, ये आईपीसी जो किताब बना है, ये किताब निर्माता है कौन एक्चुअल में? यही मैकाले हैं। कौन है? मैकाले। पूरा कानून लिख के ये जाएंगे, पूरा किताब लिख देंगे, और उसके बाद जाकर 1860 में ये लागू होगा। कब लागू होगा? 1860 में। तो लिखना ये शुरू कर दिए हैं, ये लिख भी दिए हैं, लेकिन आगे चल के 1860 में एक कानून का किताब लागू होगा, जिसको हम कहेंगे आईपीसी। क्या कहेंगे? आईपीसी। थोड़ा आगे चल के हम लोग ये सब देखते जाएंगे, ठीक है। चलो, क्या ये चीज समझ में आया कि भारत में विधि आयोग, विधि आयोग का मतलब समझ में आ गया कि कानून के लिए एक अलग ब्रांच होना चाहिए, कैसे कानून काम करेगा ये सब मिलकर डिसाइड नहीं कर सकते, इसके लिए एक अलग शाखा होनी चाहिए जो कि पूरी तरह से रिसर्च करेगा कानून व्यवस्था को कैसे लागू करे, और इसी को करने के लिए एक आयोग का स्थापना हो, क्या कहा गया? विधि आयोग। और विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष मैकाले। किस वर्ष निर्मित हुआ? 1834 में। समझ में आ गया यहां तक? चलो, इसके बाद इसमें और भी चीजें आई, बहुत चीज इसमें आया। पहली बात तो ये सिफारिश किया कि जो वैकेंसियां हैं आप क्रिएट कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे चाचा का लड़का है, अच्छा इसको ये गद्दी दे दो, मेरे मौसा का लड़का है, इसको ये दे दो, मेरे नौकर का बच्चा है, भगाओ यहाँ से। समझ में आया? भारतीय है, लात मारो पछवाड़े पे, ठीक है, काला है तो उसको दूर रखो, इसको एकदम पास नहीं आने देना। ये सब व्यवस्था पहले था। तो पहली बार अंग्रेज सरकार के द्वारा ब्रिटेन से ये एक सलाह दिया गया कि आप लोग भारत में, भारतीय तो करता ही था, आप लोग भी चालू कर दिए वहां जाके कि छुआछूत कास्ट के आधार पर या जात के आधार पर, लिंग के आधार पे या रंग के आधार पे आप लोग भी लोग को शामिल नहीं करते हैं, अपने मतलब नौकरी वगैरह नहीं देते हैं, तो ये खत्म कीजिए, इसको मत लागू कीजिए। इस किस धारा में इसको कहा गया वो पूछा जाता है। तो धारा 87, किस धारा में? धारा 87। फिर से इसको सुनो, 1833 के अधिनियम के धारा 87 में कहा गया कि भारत में अब से लिंग, जाति, रंग एक्सेट्रा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा किसी भी वैकेंसी में। समझ में आ गया? ये कब कहा गया? 1833 में। इसी में यह भी अनुशंसा की गई, ठीक है आप ये नहीं कीजिएगा, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप प्रतियोगिता एग्जाम रखिए। क्या रखिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका भी तैयारी कर रहे हो, कि हर कोई इसमें भीड़ में शामिल होगा, जिसमें क्वालिटी होगा वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप प्रतियोगिता एग्जाम रखिए। तो दो सवाल यहां से पूछे जाएंगे, बड़ा ध्यान से याद रखना कि पहली बार प्रतियोगी परीक्षा जो सरकारी वैकेंसी है उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चर्चा किस वर्ष के अधिनियम में की गई? 1833। पर लागू नहीं होगा, अभी लागू होगा 53 में जाके। कब लागू होगा? 53 में, 20 साल बाद। तो पहली बार चर्चा कब की गई? 33। कब की गई? 33। नहीं लिखे यहाँ? क्या नहीं लिखे हैं? तो कोई बात नहीं, सुन लिया ना जी, ठीक है, सुन लिया ना, इसी में इसका लिख देते हैं। क्या? प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा की चर्चा, ठीक है। तो याद रखोगे पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की चर्चा किस वर्ष के अधिनियम में किया गया? 1833 में। पर 33 में लागू नहीं होगा, वो चर्चा करके छोड़ दिया है, भारत में लागू नहीं होगा। अभी भी जिस हिसाब से चल रहा था उस हिसाब से चलेगा। लागू होगा 53 में। कब लागू होगा? 53 में, ठीक है। चलो, यहां तक हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन हाँ एक पॉइंट याद रखोगे, इस वर्ष के अधिनियम को, 1833 के अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट हेलेना अधिनियम, ठीक है। ये सेंट हेलेना द्वीप से संबंधित है, इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो 10 मिनट फालतू खा जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना कि सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में कौन जाना जाता है? कौन जाना जाता है? 1833 का अधिनियम। फटाफट 1 मिनट में रिपीट करते हैं। 1833 का अधिनियम किस वर्ष आया? पक्का? ठीक है, तो 1833 का अधिनियम 1833 में आया, ठीक है। इसके तहत सबसे इंपॉर्टेंट काम, पहला काम क्या हुआ? व्यापारिक जो एकाधिकार था कंपनी का वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। भारत से, चीन से या अलग अलग क्षेत्र में जहां भी एकाधिकार था सब समाप्त हो गया। दूसरा, बंगाल का गवर्नर क्या बन गया? भारत का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया भारत का गवर्नर जनरल। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? बेंटिंग। कौन बना? बेंटिंग। गवर्नर जनरल का जो परिषद था, अब वो जो कानून बनाएगा उसको एक संज्ञा दिया गया अधिनियम का, एक्ट का। किसका संज्ञा दिया गया? एक्ट, ठीक है।
और पहली बार इसमें दास प्रथा के उन्मूलन की चर्चा की गई कि भारत से भी दास प्रथा का क्या हो, अंत हो। तो अगर पूछा जाए दास प्रथा के उन्मूलन की चर्चा किस वर्ष के अधिनियम में की गई है, 1833। किस वर्ष किया गया, 43 में। किसने किया, एलन ब्रो। ठीक है। और पहली बार इसमें यह भी चर्चा की गई कि भारत में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक विधि आयोग का निर्माण होना चाहिए। और विधि आयोग का निर्माण हुआ, कब हुआ, 34 में। कब हुआ, 34 में। और इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए, मैकाले, लॉर्ड मैकाले। कौन नियुक्त हुआ, लॉर्ड मैकाले। ठीक है। इसी में चर्चा की गई कि यहाँ पर जितने भी वैकेंसीज होंगे, सरकारी वैकेंसीज होंगे, सबको फिल करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने चाहिए। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू हुआ नहीं। इसने एक और चर्चा की कि आप कैसे नहीं भेदभाव करेंगे, लिंग, जाति, रंग एटसेट्रा, जो भी हो सकता है भेदभाव करने का, टैलेंट पे ही आप भेदभाव कर सकते हैं। ये टैलेंटेड है, ये टैलेंटेड नहीं है, ये टैलेंटेड है, ये टैलेंटेड नहीं है, आप ये भेदभाव कर सकते हैं। और यही भेदभाव होना भी चाहिए। लेकिन भेदभाव कैसे कर रहे हैं, ये गोरा है, ये काला है, ये ब्राह्मण है, ये हरिजन है, ऐसे भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। किस धारा में कहा गया, धारा 87 में। 2-3 धारा याद करवाएंगे। ठीक है, रट लेना है। 2-3 धारा जो बताएंगे वो 87 में क्या है, रंग भेद के खिलाफ। मतलब रंग भेद खाली नहीं बोल सकता है, क्या बोल सकते हो, असमानता के खिलाफ। ठीक है, असमानता के खिलाफ, धारा 87। अभी आगे चल के एक और धारा पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है, सेंट हेलेना अधिनियम। क्लियर हो गया यहाँ तक, बढ़े आगे। इसीलिए बोले इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे अच्छे से। इसके बाद 20 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट से एक सवाल जो बहुत अच्छे से याद रखना, पहलाजित प्रतियोगी परीक्षा। क्या याद रखोगे, भारत में पहली बार भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत। अगर पूछा जाए कब हुआ, तो 1853 में। कब हुआ, 53 में। कब हुआ, 53 में। ठीक है। कुछ चीजें और हम लोग याद रखेंगे। एक सवाल, बहुत हल्का सवाल पूछा गया, अंतिम चार्टर अधिनियम कब आया। कब आया, 1853 में। अब जो तुमको बता रहे थे कि ये सत्ता है कंपनी के पास और यहां बैठा हुआ है क्राउन, धीरे धीरे क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब यहां तक ले आया है। ठीक है। अब बोलता है मेरा जब इच्छा होगा इसको फूंक के उड़ा देंगे और सत्ता किसके पास ले लेंगे, हम अपने पास। अभी तक ये अधिकार नहीं मिला है। देखो अधिकार मिलता है, जैसे हम एक कानून पारित करते हैं कि कल के डेट में मेरे पास ये अधिकार होगा कि हम तुम्हारा गला काट के ऐसे हम टांग के घूमें। ठीक है। आज मेरे पास अधिकार नहीं है पर हम काट सकते हैं, लेकिन कल अगर हम कानून का अधिकार देकर हम काटेंगे तो हमको कोई रोकेगा क्या, नहीं। अभी अचानक अगर ब्रिटिश सरकार बोलती है कि कंपनी भाग यहां से, भारत से, अब तुम शासन नहीं कर सकते हो, तो सबको इसको क्रिटिसाइज करेगा। तो धीरे धीरे कर रहा है। तो 53 में एक कानून पारित कर दिया कि जो कंपनी शासन कर रही है भारत में, जब चाहे हम तब उससे सत्ता क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं। और बस ये तो एक स्टेप था, अगला स्टेप में छीन लेगा। ठीक है। तो 53 में कानून पारित किया कि जब चाहे तब सत्ता छीन सकते हैं, और 58 में क्या किया, छीन लिया। ठीक है। बोला मेरे पास अधिकार है, पिछले कानून में हम अधिकार ले चुके हैं। यही तो सरकार भी करती है। सरकार पहले ये पारित करेगी, तुम क्रिटिसाइज किया सरकार को। ठीक है। अब देख रहा है कि ये जितना भी मीडिया वाला है सब हमको क्रिटिसाइज कर रहा है, अगली बार वो आदेश पारित करेगा कि अगर अभी तक कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अधिकार नहीं है, कोई कानून बना देगा, अगली बार जब भी कोई क्रिटिसाइज करता है सरकार को तो उसे देशद्रोह माना जाएगा। अब जैसे तुम क्रिटिसाइज करोगे, अब देशद्रोह हो गया। समझ में आया, कानून बना के अधिकार लिया, वही कानून बना के यहां भी अधिकार लेगा। तो याद रखोगे 1853 का अधिनियम जो है, चार्टर अधिनियम, ये अंतिम चार्टर अधिनियम है। क्योंकि चार्ट देख लिया तुम, 93 कब कब देखा, 93, 13, 33, 53, अंतिम चार्टर अधिनियम हो गया। ठीक है। अब इस अधिनियम में दो इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले 1853 में ही यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत हुई। दूसरा, सरकार यानी ब्रिटिश सरकार ये अधिकार ले ली कि हम कभी भी भारत से कंपनी का शासन सत्ता क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। एक ये चीज होगा। ठीक है। अब अगर अच्छा, इसमें एक पॉइंट छूट गया ना कि प्रतियोगी परीक्षा जो शुरू हुआ इसको कैसे संचालित करना है, इसके लिए एक आयोग का गठन हुआ। पहली बार तो 53 में हो जाएगा शुरुआत, लेकिन एक आयोग का गठन होगा जिसको क्या कहा जाएगा, मैकाले समिति। क्या कहा जाएगा, मैकाले समिति। और यह गठित होगा 1854 में। कब होगा, 54 में। मैकाले साहब बताए हम पहले बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। मैकाले साहब ही कानून भी लिखेंगे। भारत का जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए ये अंग्रेजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंग्रेजी। ये भी कौन कहेगा, मैकाले साहब। 1835 में। कब कहेंगे ये, 1835 में। यहां नहीं पढ़ा रहे हैं, तुमको बता रहे हैं, ये हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो अगर तुमसे कभी कोई पूछ ले कि बताओ भारत में शिक्षा का आधार अंग्रेजी होना चाहिए, ये पहली बार किसने कहा, किसने कहा, मैकाले ने। कब कहा, 1835 में। इसी को कहते हैं हम मैकाले अनुशंसा। क्या कहते हैं, मैकाले अनुशंसा। इस अधिनियम से संबंधित नहीं है, लेकिन मैकाले के बारे में याद रखोगे।
1834 में जो हमारे यहाँ पे विधि आयोग का गठन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? मैकाले। 1835 में मैकाले अनुशंसा आया, उसने क्या कहा? शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, अब देख रहे हो कि प्रतियोगी परीक्षा जो यहाँ पे आयोजित होगा कैसे संचालित होगा, नहीं होगा, इसके लिए एक समिति गठित हुआ 1854 में। ये भी किसके अध्यक्षता में? मैकाले समिति के द्वारा, यानी मैकाले के अध्यक्षता में। ठीक है, क्लियर है? इसके तहत ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन व्यवस्था को समाप्त करने का अधिकार मिल गया। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लेते हैं। अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा हुआ? 1853 का। विधायी का, अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य का पृथकीकरण। अभी हम तुरंत बताए थे कि इससे पहले जो था वो सारा काम एक ही लोग करता था, पर अब धीरे धीरे इसमें अलगाव होना शुरू हो गया है। विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य, दोनों में अंतर समझते हो? इससे पहले जो था वो बिजनेस और राजनीति, ये दोनों साथ में हो रहा था। तो 84 में क्या किया? बिजनेस को अलग किया, राजनीति को अलग किया। अब जो अभी काम चल रहा है ये हम लोग बोल रहे हैं विधायी और क्या बोल रहे हैं? प्रशासनिक। जो डे टू डे प्रशासन है, कैसे कानून लागू होगा, इसकी जिम्मेवारी किसके पास है? प्रशासन के पास। कानून बनाएगा कौन, इसकी जिम्मेवारी किसके पास है? विधायिका के पास। तो कानून बनाने का काम कौन करता है? विधायिका। और तुम्हारे समाज में कानून लागू किस रूप में हो रहा है ये कौन देख रहा है? प्रशासन। कौन देख रहा है? प्रशासन। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रशासन का आदमी। क्या बोलते हैं? प्रशासन। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो है प्रशासन है। तो पहले सब एक ही आदमी काम करता है, जैसे कलेक्टर आया वही कानून बना देगा, ये सही बात नहीं है। तो अब क्या किया गया? विधायिका को अलग किया गया, प्रशासन व्यवस्था को अलग किया गया। अगर तुमसे पूछा जाए विधायी और प्रशासनिक कार्य को किस वर्ष अलग किया गया? किस वर्ष किया गया? 53 में। ठीक है, भारत में प्रतियोगी परीक्षा कब शुरू हुआ? 53 में। प्रतियोगी परीक्षा कैसे संचालित हो इसके लिए एक आयोग गठित हुआ, किसके अध्यक्षता में? मैकाले के अध्यक्षता में। ठीक है, और किस वर्ष ये ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया, वो कभी भी भारत से कंपनी का सत्ता छीन सकता है। किस वर्ष? 53 में। किस वर्ष? 53 में। अब जब अधिकार मिल गया, छीन सकता है, तो अब अगला काम क्या होगा? छीनना। ठीक है, तो 53 के बाद कौन सा अधिनियम आता है? 58। कौन सा आता है? 58। और इसमें सबसे बड़ा काम होगा, क्या करेगा? सत्ता छीन लेगा। तो 58 से याद रखोगे, कंपनी का शासन भारत में क्या हो गया? समाप्त हो गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त। अब सोचो कंपनी क्या कर रहा होगा? नौकरी खत्म कर दिया पूरी तरह से। तुम लोग कुछ नहीं करेगा साला, अब सारा सत्ता हम संभालेंगे, तुम लोग बैठ के तमाशा देखो। तो भारत में कंपनी का सत्ता समाप्त हो गया। किस वर्ष? 58 में। किस वर्ष? 58 में। अब ये जो समाप्त किया, इसके पीछे एक रीजन चाहिए था, एक मौका चाहिए था कि कब हम तुमको चमाटा मारें। अभी हम देख रहे हैं तुमको मारेंगे, लेकिन एक मिलेगा तो, रीजन मिलेगा तभी तो मारेंगे। ऐसे मारेंगे तो सब बोलेगा कि ऐसे ही मार दिए। ठीक है, तो हम रीजन ढूंढेंगे। रीजन मिल गया, अंग्रेज सरकार को रीजन मिल गया। क्या मिला? 1857 की क्रांति। 1857 में पहली बार अगर देखोगे भारत में आजादी के लिए कुछ क्रांतियां हुई, जिसको कि हम लोग 1857 का क्रांति पढ़ते हैं, एक अलग टॉपिक है तुम्हारे इतिहास में। ठीक है, उस क्रांति के वजह से कंपनी का जो यहाँ पे सत्ता था वो पूरी तरह से क्या हो गया? हिल गया। अंग्रेज सरकार को मौका मिल गया कि अब हम इससे क्या कर सकते हैं? सत्ता छीन सकते हैं। तो बोला अब तुम लोग शासन नहीं करेगा, तुम लोग नौटंकी कर रहा है वहां रहकर, अब तुम लोग शासन सत्ता नहीं संभालोगे, अब शासन हमको दे दो, हम संभालेंगे। तो अगर तुमसे पूछा जाए कंपनी का शासन सत्ता समाप्त करके शासन सत्ता किसको हस्तांतरित कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। किसको? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन बोले तो ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश ताज। ठीक है, ब्रिटिश ताज मतलब जो भी वहां का राजा या रानी होगा, क्योंकि शासन सत्ता उसी के पास है। ठीक है, तो जो भी राजा रानी होंगे उसके पास चला गया, इसी को ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन, क्राउन मतलब ताज। ठीक है, तो ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन कहेंगे, क्योंकि ब्रिटेन का सत्ता किसके पास है? आज भी ब्रिटेन में जो सर्वोच्च सत्ताधारी हैं वो कौन है? वहां के राजा। ब्रिटेन में आज भी राजा है, जो नहीं जानते हो याद रखो, ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र चल रहा है, वहां पे आज भी राजा है, पर वहां पर हमारा संसद वगैरह भी है, प्रधानमंत्री भी है, सब चीज चल रहा है। राजा का पद बदल गया है। राजा जो है, जिस तरह से हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, वैसे ही वहां का राजा है। राजा के पास कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है, पर राजा का पद आज भी वहां है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि हमारे राष्ट्रपति का औकात किसके समतुल्य? ब्रिटेन के महाराजा या महारानी के समतुल्य। क्यों ऐसा है? क्योंकि महाराजा महारानी है, 100-200 गार्ड है, सब काम करेगा, लेकिन सारा जो सरकारी काम होने चाहिए, जो राजा के हाथ से होने चाहिए, वो नहीं कर रहा है, वो सब प्रधानमंत्री कर रहा है। कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। तो इस वक्त भी वही था, लेकिन हम लोग कहेंगे क्या? महाराजा का शासन चल रहा है। तो भारत का जो शासन सत्ता था वो किसको हस्तांतरित हो गया? ब्रिटिश ताज को। किसको हस्तांतरित हो गया? ब्रिटिश ताज। ये कब? 1858 में। इस वक्त जो ब्रिटेन में महारानी है, महाराजा नहीं है, महारानी है, इस वक्त जो ब्रिटेन में महारानी है
उसका नाम है महारानी विक्टोरिया। क्या नाम है? महारानी विक्टोरिया। नाम सब सुने होंगे, महारानी विक्टोरिया। तो किसके पास सत्ता चला गया? महारानी विक्टोरिया के पास। ठीक है, याद रखोगे, अगर तुमसे पूछा जाए, यहां 2 सवाल पूछा जाएगा और दोनों गलती करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन की महारानी, जो महारानी विक्टोरिया थी, वो भारत की सम्राज्ञी कब बन गई? ठीक है, कब बन गई? तो 2 तरह के यहां सवाल आएंगे कि ब्रिटेन की महारानी भारत की महारानी कब बन गई? कब बन गई, इसका 2 तरह का सवाल आएगा। एक आएगा जब बन गया, और दूसरा आएगा जब इसका घोषणा होगा। इसका घोषणा हुआ है 77 में। कब हुआ है? 77 में। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया जाएगा बाद में जाके। ठीक है, लेकिन अभी ही ये ब्रिटेन की महारानी जो है भारत की सम्राज्ञी बन चुकी है, पर घोषणा कब होगा जाके? 77 में। कब होगा? 77 में। खैर, उसका हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, तो कंपनी का सत्ता छीन गया, और सत्ता किसको हस्तांतरित हो गया? ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, इसके बाद द्वैत शासन का चर्चा किए थे। कब लागू हुआ था? 1784 में। बोला अब ये सब खत्म कर दो, अब ये सब का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि बिजनेस करना मेरा काम नहीं है, अब मेरा काम क्या है? राजनीति करना। तभी तो बिजनेस करने वाला आदमी ही राजनीति कर रहा था, तब तो 2 भाग में बांटा। बोला अब कंपनी क्या है हम नहीं जानते हैं, कंपनी अपना जाओ बाल बच्चा संभालो। ठीक है, रिटायरमेंट हो गया उसका, अब हम अपना सत्ता खुद संभालेंगे, तो हमको अब बिजनेस डिपार्टमेंट अलग करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मेरा मुख्य काम ही क्या है? राजनीति। तो 1784 में लागू किया गया द्वैत शासन प्रणाली। क्या हो गया यहाँ पे? समाप्त, क्योंकि पूरी तरह से अब नियंत्रित करेगी सरकार जो है ब्रिटेन की। ठीक है, अब भारत में गवर्नर जनरल का पद फिर से चेंज कर दिया गया, और भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको अब कहा जाने लगा वायसराय। क्या कहा जाने लगा? वायसराय। ठीक है, वायसराय। ठीक है, वायसराय। बस ये सब टर्मिनोलॉजी से सवाल का एक हल्का हल्का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि भारत में वायसराय पद का निर्माण कब हुआ? कब हुआ? 1858 में। कब हुआ? 1858। तो भारत का गवर्नर जनरल क्या बन गया? वायसराय। और इस वक्त जो गवर्नर जनरल था, जिसके समय में 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद ये सब कांड हुआ, ये है कैनिंग साहब। कौन है? कैनिंग। ठीक है, कैनिंग। ठीक है, तो ऑब्वियस है जिस तरह से बदलाव हो रहा था, ये पद पे था, बस इसी का पद चेंज हो गया। जो आज नॉर्मल मास्टर है वही कल हेडमास्टर है। समझ में आया? मतलब बदलाव कुछ नहीं आया है, हेडमास्टर नियुक्त कहीं और से होके नहीं आया है। जो आज मास्टर था वही क्या बन गया? हेडमास्टर। मतलब पहले से पदभार उसके पास हेडमास्टर का होगा, और अब हेडमास्टर का होने लगा। वही वैसे ही पहले से ये गवर्नर जनरल था, ये अब सिर्फ नाम बदल गया। कुर्सी के सामने जो प्लेट बनेगा, उस प्लेट में लिखा रहेगा वायसराय कैनिंग। इससे पहले क्या लिखा रहता था? गवर्नर जनरल कैनिंग। बस इतना ही। तो भारत का वायसराय क्या बन गया? भारत का वायसराय। और पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। किस वर्ष? 1858 में। लेकिन इसको सुपरवाइज करने के लिए एक अन्य पद का क्रिएशन हुआ। ठीक है, किसको सुपरवाइज करने के लिए? वायसराय को। और उसका नाम होगा भारतीय सचिव। क्या नाम होगा? सचिव। ठीक है, तो याद रखोगे एक नया पद का निर्माण हुआ, इसको क्या कहा गया? भारतीय सचिव। क्या कहा गया? ठीक है, भारतीय सचिव। काफी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार तुमसे पूछा जाता है कि बताओ भारतीय सचिव के पद का निर्माण कब हुआ? तो भारतीय सचिव के पद का निर्माण कब हुआ? 1858 में। कब हुआ? 1858। और अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय सचिव के पद पे नियुक्त कौन हुआ, कौन था? क्या नाम था उसका? लॉर्ड स्टैनली। क्या नाम था? स्टैनली। ठीक है, स्टैनली। ठीक है, या स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली या लॉर्ड स्टैनली, ये पहला आदमी होगा जो कि भारत का सचिव नियुक्त होगा। अब आगे चल के सचिव भी नया पद बन गया है, तो हर बार नियुक्त होते रहेगा, पर हमको बहुत सारे सचिव को पढ़ना है नहीं। आगे चल के देखोगे 1-2 सचिव का नाम बताएंगे जिसको इंपॉर्टेंट है, और वो सब जान रहे हो। मार्लिमेंटो सुधार सुना होगा हर कोई। ठीक है, ठीक है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार सुना होगा, नहीं सुने हो तो सुन लोगे। बस यही 1-2 यहीं पे सचिव का पद आता है। कई बार हल्का सवाल होता है, लेकिन पूछ लो, बच्चा जानता ही नहीं है क्या। सिर्फ इतना याद रखना कि सचिव नाम का एक नया पद सृजित हुआ। किस वर्ष सृजित हुआ? 1858। पहला सवाल तो यही पूछ लेगा। दूसरा पूछेगा पहला सचिव है कौन? स्टैनले, लॉर्ड स्टैनले। कौन नियुक्त हुआ? लॉर्ड स्टैनले। ठीक है, सचिव वायसराय से ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा। अब वायसराय तो संचालित कर रहा है भारतीय सरकार को, वो देख रहा है। कौन? गवर्नर जनरल जो था वो अब क्या कर रहा है, मतलब क्या बन गया? वायसराय। तो वो देख रहा है। वायसराय को सुपरवाइज करने के लिए, मतलब हम एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं जो देखेंगे तुम क्या कर रहे हो, वो कौन है? सचिव। और सचिव डायरेक्ट सरकार का आदमी होता था। क्या होता था? सरकार का आदमी। मतलब सरकार को जितना भी रिपोर्ट देना होगा वो सब कौन देगा? सचिव। वायसराय रिपोर्ट देना होगा तो किसको देगा? सचिव को। समझ में आया? ठीक है, चलो
अब इसके सहायता के लिए एक सचिव के सहायता के लिए एक 15 सदस्य टीम का गठन किया जाएगा, जिसको हम लोग सचिव का परिषद कहेंगे। ठीक है, तो भारतीय परिषद का गठन हुआ और इसके परिषद में कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य। ठीक है, ये अलग होगा और गवर्नर जनरल का जो परिषद था वो अलग है। उसमें टोटल गवर्नर जनरल के जो परिषद है उसके अपने सदस्य हैं और भारतीय परिषद जो है इसका अलग है, जो कि सचिव के सहायता के लिए होगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब आगे देखोगे, इस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो कौन थी? कौन थी? विक्टोरिया। अभी तो बता दिया ना, विक्टोरिया। क्या है महारानी का नाम? विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। ठीक है, अब जब सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा, नया सरकार वगैरह सब चीज सेटलमेंट हो गया, तब विक्टोरिया का एक पत्र आएगा जिसको विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? विक्टोरिया का घोषणा पत्र या महारानी का घोषणा पत्र। कई बार इतना हल्का सवाल इससे पूछता है कि बताओ महारानी का घोषणा पत्र कब पढ़ा गया। ठीक है, तो डेट यहाँ याद रखना पड़ेगा। ईयर अगर पूछ लिया तो बहुत हल्का हो गया, 1858 में। ठीक है, 1858 में घोषणा पत्र कब पढ़ा गया? 1858 में। पर अच्छा क्वेश्चन अगर पूछेगा तुमसे डेट पूछेगा, कब पढ़ा गया? 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर 1858। ठीक है, अब कई बार ये पूछा जाता है, क्या है? ठीक है, ठीक है, करेक्ट कर लो। ठीक है, 1 नवंबर 1858। अब इस घोषणा पत्र को कोई तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो पढ़ा कौन? जो उस वक्त का वाइसराय था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन पढ़ा? कैनिंग। ठीक है, कैनिंग। बस ये सब एक बार जानना होता है। अगर कहानी समझ लिए हो और जान गए एक बार तो रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस है ना जी, सबसे बड़ा अधिकारी है महारानी का घोषणा पत्र, वही पढ़ेगा। तो महारानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? कब पढ़ा? 1 नवंबर 1858। अब कोई जगह तो होगा जहां पढ़ेगा। अब देखो, ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम तो है नहीं, मन की बात है नहीं कि स्टूडियो से मतलब प्रसारित हो जाएगा, उसके बाद सबको अपने घर में रेडियो सुन लेगा। बड़ा प्रोग्राम है, लोगों को बताना है कि हम सरकार में आए हैं। तुम देखा जब केजरीवाल सरकार में आया था तो रामलीला मैदान में शायद वो लिया था, शपथ लिए थे ना जी, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था और पूरे दिल्ली को इन्वाइट किया गया था, जिसको इच्छा है आ जाइए। ठीक है, कहने का मतलब हुआ जब कुछ बड़ा बदलाव आता है तो हम दूसरों को जनाने का प्रयास करते हैं कि सब कोई जाने कि हम हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे महारानी का घोषणा पत्र पढ़ने का मतलब ये नहीं था कि तो घोषणा पत्र आया, लोगों को ये विश्वास दिलाना था कि सत्ता हस्तांतरित हो चुका है, अब आपके भलाई के लिए बातें की जाएगी। जो ब्रिटिश सरकार है वो बहुत अच्छी है, वो आपके बारे में बहुत बढ़िया समझती है, आपको बहुत कुछ दे के जाएगी, ऐसा नहीं कि आपसे छीन के जाएगी। ये बताने का मतलब था, मतलब घोषणा पत्र पढ़ने का मतलब ये था। इसके लिए प्रोग्राम आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ ये तुमसे पूछा जाता है? इलाहाबाद में। कहां? इलाहाबाद। और जिस स्थान पे ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ था उसका नाम आज है मिंटो पार्क। मतलब 1910 में इसका नामकरण किया गया था उस पार्क का, मिंटो पार्क। क्या किया गया था? मिंटो पार्क। इसीलिए तुमसे पूछा जाता है कहां घोषणा हुआ? मिंटो पार्क। ये कहां मिंटो पार्क? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। तो याद रखोगे, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में घोषणा पत्र पढ़ा गया था। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर से एक बार शुरू से यहां से देखते हैं। 1858 के भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा क्या हुआ? कंपनी का सत्ता खत्म। सत्ता किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास। और ब्रिटेन की महारानी उस वक्त कौन थी? महारानी विक्टोरिया। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली चला आ रहा था 1784 वाला, उसको भी समाप्त कर दिया, क्योंकि अब सरकार का काम बिजनेस करना है नहीं, तो एक ही काम है राजनीति करना, तो उसमें बिजनेस वाला को जरूरत है नहीं। ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल था उस पद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय। और प्रथम वायसराय कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, एक नया पद का सृजन हुआ, इसका क्या नाम पड़ा? भारतीय सचिव। और प्रथम भारतीय सचिव कौन नियुक्त हुआ? स्टैनले नियुक्त हुआ। स्टैनले के सहायता के लिए, भारतीय सचिव के सहायता के लिए कितने सदस्य समिति का गठित किया गया? 15 सदस्य, जिसको कि भारतीय परिषद के नाम से हम लोग जाने। और इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, तो इनका जो घोषणा पत्र आया वो पढ़ा किसने? कैनिंग ने। किसने पढ़ा? कैनिंग ने। ठीक है, कहां पढ़ा? मिंटो पार्क, इलाहाबाद। कब पढ़ा? 1 नवंबर 1858। कईयों को हो सकता है ये लग रहा होगा कि डेट याद नहीं करेंगे तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लग रहा है तो दिमाग को करेक्ट करो, इसका डेट इंपॉर्टेंट है, डेट ही पूछता है। जो पहली बार पढ़ रहे हो ना उसको लग रहा होगा 58 याद हो गया तो बहुत हो गया। 58 सबको पता है, इसीलिए एग्जाम में क्या पूछता है? डेट। तो 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र पढ़ा गया। क्या यहां तक हो गया? बढ़े आगे। अगला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है,
एक सवाल जो इससे आता है 1861 परिषद अधिनियम से, एक सवाल जो आता है वो है कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू किया गया। एक सवाल जो 100% याद रखना है वो क्या है, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली लागू क्या किया गया, पोर्टफोलियो प्रणाली लागू। क्या है ये पोर्टफोलियो, जो पहली बार पढ़ रहे हो उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, ये पोर्टफोलियो क्या है। ये एक तरह का, आज जो हमारा सरकार है, पहले होता क्या था, जैसे मान लो हम हैं वाइसराय या गवर्नर जनरल और ये 5-6 आदमी मेरे सहायता के लिए, किसी के पास कोई काम नहीं है, मतलब ऑथराइज्ड काम नहीं है, सारा काम मेरे नाम से हो रहा है। सारा काम किसके नाम से हो रहा है, मेरे नाम से। अब हमको मान लो नाला साफ करवाना, इससे करवा लिए, ठीक है, आज नाला साफ हो गया, अब कल से तो खाली है, ठीक है, कल हम मेरा इच्छा होगा कि चलो ठीक है हम गैया को धुलवा लेते हैं, तो इससे धुलवा लिए। समझ में आया, कहने का मतलब हुआ क्या काम करना है, ये कोई स्पेसिफिक काम है ही नहीं। अभी तुम देखोगे एक मंत्री होता है जिसका एक काम है, जैसे जो निट्ठा मुर रहेगा उसको शिक्षा मंत्री बना देगा, ठीक है उसका काम होगा शिक्षा को देखना, ठीक है। आज तुम देख रहे हो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है हमारे यहाँ पे, क्या है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली। मतलब एक एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक आदमी नियुक्त होता है। शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री, रेलवे के लिए रेलवे मिनिस्टर, रक्षा के लिए रक्षा मंत्री, है ना। ये यही डिपार्टमेंट का विभाजन ही क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो। क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो। समझ में आ गया। इसीलिए इसको कई बार हो सकता है तो नोट्स में हो सकता है लिखा भी हो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, इसलिए हम लिख दें ताकि तुमको समझ में आए, है नोट्स में नहीं है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो अगर पूछा जाए कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का निर्माण पहली बार कब किया गया, कब किया गया, 1861। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली। पोर्टफोलियो प्रणाली बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू हुआ, 1861 में। कब लागू हुआ, 1861। और लागू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है कैनिंग साहब को। किसको दिया जाता है, कैनिंग को, ठीक है, कैनिंग, ठीक है, कैनिंग। क्या पोर्टफोलियो प्रणाली समझ में आ गया, तो 61। और करने का श्रेय किसको दिया जाता है, कैनिंग को, ठीक है। चलो इसके बाद और हम लोग कुछ याद रखेंगे कि पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया। ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि पहली बार कानून जो बन रहे थे उसमें भारतीयों को भी तवज्जो दिया गया कि आप लोग भी कानून बनाने में हिस्सेदारी ले सकते हैं, वो कब लिया गया, कैसे लिया गया, ये जब कभी और डिटेल से पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कि परिषद का एक्सटेंशन हुआ, टेम्पोररी सदस्य भी उसमें नियुक्त होने लगे, और इसी टेम्पोररी सदस्य के रूप में कौन नियुक्त होता था, भारत के भी कुछ लोग नियुक्त होते थे, तो वही सब हिस्सा लिया। उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, सवाल तुमसे इतना ही पूछा जाएगा कि पहली बार कानून बनने की प्रक्रिया में भारतीयों को किस वर्ष शामिल किया गया, किस वर्ष, 1861 के अधिनियम के बाद, ठीक है। अब वायसराय जो कार्य प्रणाली के लिए कार्य के लिए एक परिषद का गठन हुआ था जिसको वायसराय परिषद कहते हैं, ठीक है। इस वायसराय के परिषद में पहले कितने संख्या होते थे, 4। कितने होते थे, 4। बोले बीच में 3 हुआ, फिर कितना हो गया, 4। तो वो सब नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि पहले होता था 4, पर अब एक नया सदस्य जोड़ा गया जिसको 5वां सदस्य कहेंगे। तो टोटल सदस्य कितना हो गया, 5। तो अब वायसराय के कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य हो गए, 5। और ये जो 5वां सदस्य होगा ये कानूनी आदमी होगा। क्या होगा, कानूनी। इसलिए विधिक सदस्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विधिक सदस्य या कानूनी आदमी। मतलब 5 आदमी होगा जरूर, पर 5वां आदमी जो नियुक्त होगा इस कानून का जानकार होगा, मतलब कानूनी सहायता के लिए उसको रखा जाएगा। समझ में आया। नॉर्मल कार्य जितने हैं वो सब वो 4 ही करेगा, पर जब कानून बनाने की बारी आएगी तब किसका सहायता लिया जाएगा, 5वां सदस्य। इसीलिए इसको कानूनी सदस्य कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार तुमसे पूछ लेता है कि 5वां सदस्य किस रूप में नियुक्त हुआ, तो विधिक सदस्य के रूप में या कानूनी सदस्य के रूप में। समझ में आया, ठीक है। वायसराय को कुछ अन्य अधिकार भी मिले, इससे भी सवाल आता है। 2 ही सवाल आता है वायसराय के अधिकारों से। एक आता है वीटो पावर, गवर्नर, अरे वायसराय को और पद नहीं है, गवर्नर जनरल ही है। हो सकता है कई जगह पे वायसराय के जगह तुमको लिखा हुआ मिल जाए गवर्नर जनरल, तो जब ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। नोट्स में भी हम कई जगह हो सकता है लिख दिए होंगे गवर्नर जनरल। एग्जाम में जब तक गवर्नर जनरल और वायसराय में तुमको विभेद करके ना दे दे कि यही तुमको पकड़ना है, तब तक ये क्वेश्चन में अंतर नहीं होता है। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही है, अगर बोल दिया तो दोनों में से जो लिखा रहेगा चलेगा। जैसे तुमसे अगर सवाल पूछ लिया कि बताओ 1861 में गवर्नर जनरल के सामान्य परिषद में संख्या कितने थे, तो आप बोलोगे उसमें तो गवर्नर जनरल था ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। गवर्नर जनरल था नहीं ये हम मानते हैं, पर वो लिख दिया जाता है। वायसराय की जगह पे क्या लिख देता है, गवर्नर जनरल, तो वो चलेगा, ठीक है, उससे कोई बड़ी बात नहीं। तो वायसराय लिखे, गवर्नर जनरल लिखे, वो सामान्यतः तुमको समझ लेना है वायसराय की चर्चा कर रहा है। तो वायसराय को अधिकार, इससे पहले हम लोग वीटो अधिकार पढ़े थे, गवर्नर जनरल का पढ़े थे ना। वीटो अधिकार कब मिला था, 86 में। कब मिला था, 86 में। अब यहाँ पे अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। क्या मिला, अध्यादेश। अध्यादेश समझते हो,
अध्यादेश मतलब होता है कानून बनने का एक प्रक्रिया होता है। जैसे मान लो हम हैं सबसे बड़े, हमको कुछ कानून बनाना है यहाँ पर, लेकिन तुम लोग का भी इंपॉर्टेंस है कानून बनाने में। हम अपने मन से कानून नहीं बना सकते हैं जब तक तुम लोग परमिशन नहीं दोगे, ठीक है। परमिशन देने के लिए हम बिल लाएंगे या कोई भी बिल लाएगा, बिल लाके तुम लोग से पारित करवाएगा। अगर तुम लोग पारित कर दिया मेजोरिटी से, तब मेरे पास आएगा और हम साइन कर देंगे। समझ में आ गया? पर हमको कुछ तो इज्जत मिलना चाहिए। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया कि हम भी कानून बिना तुमसे पूछे बना सकते हैं, भले ही उस कानून का वैलिडिटी क्या हो, कम हो। इसी को कहते हैं अध्यादेश। क्या कहते हैं? अध्यादेश। आज भी हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास अध्यादेश का पावर है। जब सत्र नहीं चल रहा हो, उस समय में किसी कानून की आवश्यकता हो, तो कानून डायरेक्ट बना देता है। कौन बना देता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल। कुछ नहीं करना है, वही कानून का एक पन्ना लिखा जाएगा, उस पर वो साइन कर देंगे कि आज से हम कह रहे हैं कि ये कानून लागू करो। अब ये कानून लागू कैसे रहता है, कब तक रहता है, ये सब हम लोग डिटेल से आगे चल के पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग गवर्नर जनरल पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से गवर्नर जनरल को भी अब अधिकार दिया गया कि अगर परिषद कोई कानून नहीं बना पा रहा है, तो आप अपने मन से कानून बना सकते हैं, जिसको क्या कहा जाएगा? अध्यादेश। और ये अध्यादेश भी कितने दिनों तक चल जाएगा? 6 महीना के लिए। कितना? 6 महीना। मतलब ऑब्वियस एक तरीका से बनेगा, तभी हमेशा हमेशा के लिए लागू रहेगा। पर किसी को स्पेशल परमिशन दिया हुआ, उसका वैलिडिटी क्या होगा? कम होगा। जैसे हम तुमको बोल दें कि तुम अनलिमिटेड खाओ, ठीक है, वो लगे ठीक है सर, रोज आएंगे 8 बजे खा लेंगे, ठीक है, तो अनलिमिटेड खाओ, तो तुम जिंदगी भर का तुम्हारा बोझ थोड़ी उठाएंगे जी। हम बोलेंगे अगले 2 घंटे में या 1 घंटे में तुम अनलिमिटेड जितना खा सकते हो, ये तो टाइम बांधना पड़ेगा। वैसे इनको बोल दिया कि तुम कानून बनाओ, तो मान लो एक कानून बना दिया, बोलेगा आप जब तक मेरा इच्छा होगा तब तक रखेंगे, तो बांध दिया कि कानून जो आप बनाएंगे वो कितने समय तक लागू रहेगा? 6 महीना के लिए। 6 महीना बाद कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब मिला? 1861 में। इसके साथ ही भारत में नए प्रांतों के सृजन का भी अधिकार मिल गया। नए प्रांतों के सृजन का अधिकार कब मिल गया? 1861 में। इसके साथ ही नए प्रांत अगर बनेंगे तो हर एक प्रांत में एक गवर्नर भी नियुक्त किए जाएंगे, तो नए गवर्नर नियुक्त करने का भी परमिशन मिल गया। किस वर्ष? 1861 में, ठीक है। तो 1833 का चार्टर, अच्छा पढ़े क्या क्या? 1833, 1853, 1858 और 1861, ठीक है। तो 1833 में क्या क्या हुआ? सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल पद का समाप्ति और उसके जगह पे भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया? विलियम बेंटिक। कंपनी का एकाधिकार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भारत में, चीन में, कहीं पे भी पूछा अधिकार पूरी तरह से क्या हो गया? एकाधिकार समाप्त हो गया, ठीक है। गवर्नर जनरल परिषद के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे उसको क्या कहा जाएगा? अधिनियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अधिनियम। दास प्रथा के उन्मूलन की चर्चा किस वर्ष की गई? 1833 के अधिनियम में। कब अंत हुआ? 1843 में। किसने किया? एलन ब्रो ने, ठीक है। विधि निर्माण की चर्चा किस अधिनियम में की गई? 33 में। विधि आयोग के निर्माण की। विधि आयोग का निर्माण कब हुआ? 34 में। प्रथम अध्यक्ष कौन बना? लॉर्ड मैकाले, ठीक है। धर्म, रंग, जाति एटसेट्रा के आधार पे भेदभाव नहीं करना है किसी भी डिपार्टमेंट में जब हम नियुक्ति देंगे तो। कब कहा गया? 33 के किस धारा में? धारा 87 में, ठीक है। और इसको लेकर एक और भी चर्चा की गई कि आप बेस्ट ये होगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवा लें, ठीक है, नियुक्ति के लिए, लेकिन करवाएगा नहीं। कब करवाएगा? 53 में जाके करवाएगा, ठीक है। चलो, इसको और किस नाम से जाना जाता है? सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से, ठीक है। 53 अंतिम चार्टर पूछे तो 53। इसमें क्या किया गया? विधायी और प्रशासनिक व्यवस्था को अलग किया गया। अच्छा, यहाँ इसमें क्या गया जी? बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति कब शुरू हुई? बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति 1853 में, ठीक है। 33 में तो चलो ठीक है बदल दिया, लेकिन बंगाल के लिए गवर्नर का ख्याल नहीं आया। लेकिन अब एहसास हुआ बंगाल में भी एक अलग पद होना चाहिए गवर्नर के रूप में, तो याद रखोगे बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति कब से शुरू हुई? 53 से, ठीक है। भारत में पहली बार भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत 53 में, और इसको देखने के लिए एक समिति बना। कौन सा? कब? मैकाले समिति। कब? 1814, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को ये कब अधिकार मिला कि तुम जब चाहो कंपनी का सत्ता भारत में खत्म कर सकते हो? 53 में। कब खत्म कर दिया? 58 में, ठीक है। कौन थी? महारानी महारानी विक्टोरिया। सत्ता किसके पास चला गया? महारानी के पास। महारानी के पास या ब्रिटिश ताज के पास, ठीक है। वायसराय पद का क्या हो गया? सृजन। किसके जगह पे? भारत के गवर्नर जनरल पद के जगह। कौन बन गया प्रथम वायसराय? केनी। एक नया पद का निर्माण हुआ, क्या कहलाया? भारतीय सचिव। और प्रथम भारतीय सचिव स्टेनले। भारतीय सचिव को असिस्ट करने के लिए 15 सदस्य का परिषद। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। इनका घोषणा पत्र कब आया? 1 नवंबर 1858।
किसने पढ़ा? केनी ने। कहाँ पढ़ा? मिंटो पार्क, इलाहाबाद। इसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसमें पहली बार क्या किया गया? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने का सुझाव दिया गया। वायसराय का जो कार्य परिषद था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 5। 2 ही एग्जाम में पूछता है बाबू, अच्छे से याद रखना। शुरुआती में 53 वाला पूछेगा और फिर यहाँ 61 में जब 5वां ये पूछा जाएगा। और 5वां कैसा आदमी होगा? विधिक सदस्य होगा। और इसे क्या कहा जाना? अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी है, इसको कैबिनेट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? कैबिनेट। अब ये सवाल बड़ा बढ़िया बनता है कि बताओ कैबिनेट प्रणाली कब लागू हुआ? समझना इस चीज को। मंत्रिमंडल बनेगा, इसी मंत्रिमंडल के ग्रुप को क्या कहेंगे? कैबिनेट। क्या कहेंगे? कैबिनेट। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 61 से। कैबिनेट क्या है? जो वायसराय का परिषद है, इसी को क्या कहा जाता था? कैबिनेट। ठीक है, और इसी को हम लोग कहे कैबिनेट प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ठीक है, लागू करने का श्रेय किसको दिया जाएगा? कैबिनेट। 3 नए अधिकार मिले वायसराय को। क्या अधिकार मिला? अध्यादेश जारी करने का अधिकार, नए प्रांतों को निर्मित करने का अधिकार और गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार। मतलब अपने मन से गवर्नर नियुक्त कर सकता है, ऊपर पूछना नहीं पड़ेगा, ये कर सकता है। क्या पूरा तरह से समझ में आ गया?